हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम हब पर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में राजस्थान के अफवाह तंत्र में अरब सागर के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके आगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र व आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जिससे पहली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मालवा के पठार पर स्थित जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और चंबल नदी का संगम इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में होता है। चंबल नदी का उपनाम चरमनवती नदी, कामधेनु, नित्यवाई व वाटर सफारी नदी है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ गांव, जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। आप नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी से होता है। ये जनापाव पहाड़ी से निकलने के बाद यहाँ पर इस पर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के अंदर ही गांधी सागर बांध स्थित है। उसके बाद ये चौरासीगढ़ गांव से राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में इसमें राणा प्रताप सागर बांध स्थित है व कोटा में इसमें जवाहर सागर बैराज और कोटा बैराज स्थित है। ये और इसके बाद ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी के उद्गम से मुहाने की ओर बांधों का क्रम इस प्रकार है, जिसमें गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में व कोटा बैराज में है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के अंदर चुलिया जलप्रपात का निर्माण करती है और चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। यह है चंबल नदी की सहायक नदियाँ, जिसमें है छोटी कालीसिंध, आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू, सीप, गुंजाली, बामनी, ईज, कुराल व मेज। तो अब हम बात करेंगे चंबल घाटी परियोजना के बारे में, जिसकी साझेदारी राजस्थान व मध्य प्रदेश की है। राजस्थान की 50% व मध्य प्रदेश की 50%, मतलब राजस्थान व मध्य प्रदेश की 50% है। जिसमें सबसे पहले गांधी सागर बांध का निर्माण 1960 में हुआ था और विद्युत 23 मेगावाट है और इस उत्पादन 5 यूनिट होता है, मतलब 115 मेगावाट। सर्वाधिक भराव क्षमता है कोटा बैराज का निर्माण 1960 में हुआ था। वह विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पादन मतलब इसमें उपयोग नहीं किया जाता है कोटा बैराज के अंदर, केवल ये सिंचाई के लिए प्रयोग में ली जाती है। अगली राणा प्रताप सागर का निर्माण 1970 में हुआ था। विद्युत उत्पादन 43 × 4 यूनिट यानी 172 मेगावाट होता है। अगली है जवाहर सागर का निर्माण 1972 में हुआ था। 23 मेगावाट × 3 यूनिट मतलब 99 मेगावाट का उत्पादन होता है यहाँ पर। सर्वाधिक भराव क्षमता का तो है ये, और राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता का है राणा प्रताप सागर बांध। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है गांधी का राज। आगे कुल विद्युत उत्पादन, इसमें 286 में 2 का भाग देने पर 193 मेगावाट है। राज्य में 193 मेगावाट व मध्य प्रदेश में 193 मेगावाट, मतलब दोनों राज्यों में 193 मेगावाट आते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है, तो इनमें से कौन सा है? कोटा बैराज राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है, वो भी चंबल घाटी परियोजना पर। आगे चंबल नदी पर राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज है, जिसे झूलता हुआ पुल कहते हैं। आगे इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इसके अंदर इसकी त्रिवेणी संगम बनते हैं और कहीं कहीं यहाँ पर इसमें इसकी सहायक नदी आकर मिलती है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी से। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने से पहले चित्तौड़गढ़ में इसके अंदर कालीसिंध नदी आकर मिलती है। कोटा के अंदर इसमें आहू, कालीसिंध, नौनेरा के अंदर आके मिलती है। उससे पहले परवन, कालीसिंध, आहू, अजनार, घोड़ा पचाड़, ये नदी आपस में मिलती है। उस कोटा में ये नौनेरा से मिलने से पहले इसके गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, जो कालीसिंध व आहू नदी के संगम पर है। और इसके
चंबल नदी पर सवाई माधोपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें एक तरफ से बनास नदी आती है, दूसरी तरफ से सीप और किशनगंज से आती है। करहर आठ राज्य में प्रवेश करता है। सिहोरा क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है। और करौली के अंदर कुन्नू शिवपुरी, करौली के अंदर किन्नू नदी आकर मिलती है। और इसके बाद धौलपुर से होती हुई चंबल नदी यमुना नदी में संगम कर प्रवेश करती है। चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ, जिसमें सबसे पहले है छोटी काली सिंध। सबसे पहले है छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से होता है और संगम इसका चंबल नदी में होता है। छोटी काली सिंध झालावाड़ में बहती हुई मध्य प्रदेश में चंबल नदी से मिल जाती है। आगे है काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम बागली पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है तथा संगम नोनेरा गांव, और नोनेरा गांव का है कोटा में। तो काली सिंध संगम नोनेरा गांव कोटा में चंबल नदी से होता है और ये राज्य में प्रवेश करती है बिदा गांव झालावाड़ से। और प्रवाह क्षेत्र है इसका झालावाड़, बारा व कोटा। और काली सिंध नदी के किनारे दुर्ग है, कौन सा? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। ये जो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। नोनेरा बैराज बांध यह कोटा में है। यह बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आता है। अगली है आहू नदी। आहू नदी का उद्गम सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। वह आहू नदी गागरोन के नज़दीक काली सिंध नदी में मिलती है। वह राज्य में प्रवेश करती है नंदपुर झालावाड़ से। और आहू नदी का प्रवाह क्षेत्र है झालावाड़। इसके बाद है परवन नदी। परवन नदी का उद्गम अजनार तथा घोड़ापचाड़ जलधाराओं के द्वारा निर्मित होती है। वह इसका संगम है रामगढ़ कोटा में ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। वो राज्य में प्रवेश करती है ये खेरी बोर गांव, जो कि कहाँ है? झालावाड़ में। खेरी बोर गांव से ये झालावाड़ में से होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। वह इसका प्रवाह क्षेत्र है झालावाड़, बारा व कोटा। आप इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नदी आकर मिलती है। यहाँ भी इधर से काली खो है, इधर से परवन नदी आकर मिलती है। इस यहाँ पर संगम बनता है काली सिंध नदी का। यहाँ मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, जिसमें परवन व कालीखो नदी आकर मिलती है। वह इसी जगह शेरगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है, जो कि कहाँ है? बारा के अंदर। अगली है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। वह संगम पलियास्तान सोयामधुपुर में होता है। पार्वती नदी पलियास्तान सोयामधुपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। और पार्वती नदी राजस्थान में करैयाहट बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र बारा, कोटा व सवाई माधोपुर। और इसके किनारे किशनगंज शहर बारा में बना स्थित है। पार्वती नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिसमें अंधेरी, रेतड़ी, लहासी व बिलास है। चंबल नदी की अगली सहायक नदी है कूनू नदी। कूनू नदी का उद्गम शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश से होता है। वह संगम करौली में चंबल नदी में होता है। राज्य में प्रवेश करती है ये मुसेड़ी गांव, बारा से। और कूनू नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, बारा, फिर मध्य प्रदेश, फिर करौली। मतलब ये पहले मध्य प्रदेश निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर मध्य प्रदेश में और फिर राजस्थान में। उसके बाद है सीप नदी। सीप नदी का उद्गम श्योपुर जिला मध्य प्रदेश से होता है। वह यह है रामेश्वर सोयामधुपुर में चंबल नदी में मिलती है। सीप नदी सोयामधुपुर के अंदर बहती है। इस नदी पर कुछ त्रिवेणी संगम है, जिसमें है रामेश्वर, खंडार तहसील और सोयामधुपुर, जिसमें चंबल, बनास व सीप नदियों का संगम बनता है, जिसे त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर तीन नदियाँ आकर मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो इसमें चंबल, बनास व सीप नदी आकर मिलती है। चंबल नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ, इसमें है गुंजाली नदी। गुंजाली नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। वह इसका संगम चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में होता है। गुंजाली नदी का प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है। अगली है बामनी या ब्राह्मणी नदी। बामनी या ब्राह्मणी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव, चित्तौड़गढ़ से होता है। वह संगम बेंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के निकट चंबल नदी में होता है। इसके आगे ईज नदी। ईज नदी का उद्गम बेंसरोडगढ़ से होता है और बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। वह संगम डाबी वन में चंबल नदी में होता है, जो चित्तौड़गढ़ में है। अगली है कुशल नदी। कुशल नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है और इसका संगम बूंदी में चंबल नदी में होता है। कुराल नदी का प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा व बूंदी है।
अगली है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। वह इसका संगम जो सीनपुर गांव है, सीनपुर गांव बूंदी में, वहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा व बूंदी है। इसके किनारे गुड़ा बांध बूंदी में बना हुआ है। और इस बांध पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित होगा, जिसमें 522 सोलर प्लांट, 167 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट होंगे, जिसके द्वारा 25,000 बीघा भूमि को निःशुल्क सिंचाई उपलब्ध होगी। तो इसका संबंध है गुड़ा बांध बूंदी से। आगे और इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें कुछ है, जिसमें देखिए मांगली नदी। तो मांगली नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। वह संगम बायसी खेड़ा में ये मेज नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा व बूंदी है। और इसकी भी सहायक नदी है, उसमें वह घोड़ा पछाड़ नदी। तो ये मांगली नदी बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ पर? बूंदी में भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती है मांगली नदी। तो मेज नदी की सहायक नदी है मांगली, और मांगली नदी की है घोड़ा पछाड़। तो घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। वह संगम सागवाड़ बूंदी में मांगली नदी में होता है। और घोड़ा पछाड़ नदी का प्रवाह क्षेत्र है भीलवाड़ा व बूंदी। इसको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद इधर से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग से पहले इसमें गुंजल नदी आकर मिलती है। उसके बाद बामनी नदी व ईज नदी। कोटा से बूंदी के आने पर कुरान नदी आकर मिलती है, जो कहाँ है? सीनपुर में। इसके बाद ये स्वयं मधुपुर में चंबल में बनास नदी आकर मिलती है। फिर करौली धौलपुर से बहती हुई चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। अगली कौन सी नदी है हमारी? बनास नदी। अब हम बात करेंगे बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। वह इसका संगम रामेश्वर स्वयं मधुपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। और बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक व स्वयं माधोपुर। और बनास नदी को वर्णाशा या वन की आशा भी कहते हैं। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं नक्शे के अंदर, चंबल नदी का बनास नदी का उद्गम राजसमंद से होता है, खमनोर की पहाड़ी से। और इसके बाद ये चित्तौड़गढ़ से होती हुई भीलवाड़ा, शाहपुरा से, टोंक से होती हुई स्वयं माधोपुर के अंदर ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। तो इसकी प्रमुख कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिसमें निम्न नदियाँ हैं, जिसमें कोठारी, खारी, डाई, सहोदरा, बांडी, मोरेल, बेड़च व मेनाल नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम उसकी सहायक नदियों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि खमनोर की पहाड़ी से चंबल बनास नदी का उद्गम होता है। और ये बनास नदी राजसमंद से निकलने के बाद चित्तौड़गढ़ के बाद इसमें भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें एक तरफ से बेड़च नदी व मेनाल नदी और बनास यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद शाहपुरा में इसमें कोठारी नदी आकर मिलती है। और कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी से। उसके बाद केकड़ी, टोंक में त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें डाई, खारी और बनास नदी बिसलपुर में त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद टोंक में इसमें सहोदरा नदी, फिर मासी, फिर बांडी व मोरेल डून नदी स्वयं मधुपुर में मिलती है। और इसके बाद ये चंबल नदी में विलीन हो जाती है। आगे बनास नदी की निम्न त्रिवेणी संगम बनाती है। देखिए, सबसे पहले बिगोद मांगडलगढ़ भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें बनास, बेड़च व मेनाल नदी मिलती है। दूसरा है राजमहल टोंक, बनास, खारी व डाई नदियाँ मिलती है। और तीसरा है रामेश्वर स्वयं माधोपुर में, जहाँ पर बनास, चंबल व सीप नदी मिलती है। देखिए, बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता का विकास हुआ। कौन सभ्यता का? गिलुंड सभ्यता का। आगे कुछ बांध परियोजनाएं हैं, जिसमें नंद संबंध बांध परियोजना, ये राजसमंद में संचालित है। दूसरी बिसलपुर परियोजना, ये टोंक के अंदर है। वही सरदा परियोजना स्वयं माधोपुर के अंदर है।
अब हम बात करेंगे बनास नदी की सहायक नदियों की, जिसमें है बनास नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ। इसमें सबसे पहले है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। उसके बाद भीलवाड़ा के बाद इसमें इसके किनारे बागोर सभ्यता भी स्थित है। वह कोठारी नदी पर मेजबान भी बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर, तो याद रखिएगा मेजबान कोठारी नदी पर स्थित है। उसके बाद ये शाहपुरा, और शाहपुरा के बाद ये बनास नदी में मिल जाती है, नंदराय शाहपुरा में बनास नदी में। अगली है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम बिजराल पहाड़ी राजसमंद से होता है। उसके बाद ये भीलवाड़ा से ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक होते हुए टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। और इसमें ब्यावर से पहले देवनारायण मंदिर स्थित है आसन भीलवाड़ा में, उसके किनारे से ये नदी निकलती है। वह नारायण सागर परियोजना ब्यावर में इस नदी पर स्थित है। आगे है डाय नदी। डाय नदी का उद्गम नसीराबाद पहाड़ी, जो कहाँ है, अजमेर में। नसीराबाद पहाड़ी डाय नदी का उद्गम होता है। वह एक डाय नदी केकड़ी, टोंक से होती हुई राजमहल में टोंक के अंदर बनास नदी में मिल जाती है। वह केकड़ी के बाद इसमें लसाड़िया बांध स्थित है। आगे है सहोदरा नदी। सहोदरा नदी का उद्गम अराई पहाड़ियों से होता है, वो जो कहाँ है, अजमेर में। तो अराई पहाड़ी अजमेर से सहोदरा नदी का उद्गम होता है। वह टोंक से होती हुई ये उसमें टोंक में जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। वह सहोदरा नदी पर टोंक में टोरडी सागर बांध स्थित है। आगे है बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम होता है सिलोरा पहाड़ी अजमेर से। तो मासी नदी का उद्गम होता है। वह सामोद जयपुर ग्रामीण से बांडी नदी का उद्गम होता है। तो ये पहले एक दूसरे में मिलती है, वह उसके बाद जोधपुर या टोंक देवनारायण जी के मंदिर से होते हुए ये बनास नदी में जाकर टोंक में मिल जाती है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है बनास, मासी व बांडी का, जोधपुर या टोंक में। आगे है मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम चैनपुरा पहाड़ी जयपुर से होता है। उसके बाद मोरेल नदी में कुछ दूरी पर जाने पर ढूंढ नदी आकर मिलती है। वहाँ पर कुछ सवाई माधोपुर में जाने पर इसमें मोरली सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद ये रामेश्वर में जाकर सवाई माधोपुर में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। आगे है बनास नदी की दाएं ओर की सहायक नदियाँ, जिसमें है बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है। उसके बाद ये पिछोला झील के अंदर अपना जल प्रवाहित करती है। पिछोला झील के बाद स्वरूप सागर में, फिर फतेह सागर में, व फिर उदय सागर झील में अपना जल विसर्जित करने के बाद यह नदी बेड़च से आहड़ नदी के नाम से जानी जाती है। चित्तौड़गढ़ के बाद ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से होती हुई भीलवाड़ा के अंदर बनास नदी में मिल जाती है। वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास इसमें गंभीर नदी आकर मिलती है, जिसका जवार पहाड़ी से निकलती है गंभीर नदी। वह बेस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास आकर मिलती है। इस नदी के को अपने उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक आहड़ नदी के नाम से जाना जाता है। वह उदय सागर झील से निकलने के बाद ही बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च प्लस गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। इस नदी के किनारे आहड़ तथा नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में इस नदी के किनारे स्थित है। अगली है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम जावरा पहाड़ी मध्य प्रदेश में होता है। वह गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़च नदी में आकर मिल जाती है। गंभीरी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिसमें है वागनी व गुजरी, गंभीरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। ये पूर्णतः ही राजस्थान में बहने वाली नदी है। अगली है मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। वह ये बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा। अगली है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम सपोटरा पहाड़ी करौली से होता है। वह ये यमुना नदी में मिल जाती है जाकर। वह इसका प्रवाह क्षेत्र करौली, गंगापुर सिटी व भरतपुर यूपी, धौलपुर व यूपी। अब बात करें गंगा बेसिन। इसमें गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ एवं उप सहायक नदियाँ आती है। राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र गंगा बेसिन में आता है, याद रखिएगा। आप इस माध्यम से देख सकते हैं।
कि बेडस नदी आदर्श आके मिलती है, फिर दोनों आपस में मिल जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों जाकर बनास नदी में मिलती है, वह फिर बनास नदी चंबल में मिलती है, और चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है, मतलब अपना गंगा में बंगाल खाड़ी में लेके जाती है। आगे कुछ क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वाकल, मासी, वागन, याजम या खारी? तो इसका जवाब होगा वाकल व आजम, ये दोनों गंगा बेसिन का भाग नहीं है। आगे अब हम बात करेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में। ऐसी नदियाँ जो विलुप्त हो जाती है या किसी भी सागर या महासागर से नहीं मिलती, वह आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाती है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है घग्गर नदी। तो देखिए अब घग्गर नदी के बारे में चर्चा करेंगे हम। घग्गर नदी, घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी से होता है। वह ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, उसके बाद श्री गंगानगर, अनूपगढ़, और उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। वह इसमें हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग स्थित है। घग्गर नदी का उद्गम राजस्थान में टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होता है। वह घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल सभ्यता स्थित है। तो घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ी से, वह राज्य में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील तलवाड़ा हनुमानगढ़ से, और इसके किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यता स्थित है ना। उसके अलावा इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ के अंदर नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली या नट। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। घग्गर नदी के कुछ उपनाम हैं, जैसे सरस्वती, मर्त नदी, पूर्व का शोक नदी, दृश्यवती नदी, सोतर नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। राज्य की एकमात्र नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो घग्गर नदी से एकमात्र नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भारत की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है ये, जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। इस नदी के किनारे हरियाणा में ओटू झील तथा बनावली सभ्यता का विकास हुआ है। आगे है कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला के पहाड़ी सीकर से। वह इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, और ये नीमका थाना झुंझुनू में बहती है। और नीमका थाना में इस सब नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता वो ताम्रज नदी है ना, ये नीमका थाना में है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को सीकर, नीमका थाना में तोरावाटी कहते हैं ना। और राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। अगर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र की नदी, आंतरिक अपवाह तंत्र की, तो वह है घग्गर, लेकिन पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की तो वह है, कौन सी है? कांतली नदी। एक मिनट रुकिए, आगे देख लिए। अगली है कांकणी नदी। कौन सी? कांकणी नदी। कांकणी नदी को कांकणी या मसूरी नदी भी कहते हैं। कांकणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी पहाड़ी जैसलमेर से होता है। उसके बाद ये बूझ झील का निर्माण करती है, और इसका संगम होता है कहाँ? मीठा की खाड़ी, जो कहाँ है? जैसलमेर में। और ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। अब देखिएगा अगली है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ के पहाड़ी अलवर से होता है। उसके बाद डिग, भरतपुर, और लास्ट में जाकर मोती झील में जाकर मिल जाती है। और मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं ना। डिग के अंदर इसके ऊपर सीकरी बांध बना हुआ है, और भरतपुर में नौहर सभ्यता स्थित है। मोती झील में से हरित शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त की जाती है, ये भी याद रखें ना। अगली है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है नसीराबाद पहाड़ी से, अजमेर नसीराबाद पहाड़ी से। और उसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय पीठ है सलमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। उसके बाद ये जयपुर से जाकर ये सांबर झील में मिल जाती है रूपनगढ़ नदी। अगली है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम सेवर के पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से होता है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में इसका विकास हुआ है। यह नदी कोटपुतली बहरोड व खेड़तल तिजारा में बहती है। अगली है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम मनोहर थाना जयपुर से होता है, व इसका संगम सांबर झील में होता है। यह नदी जयपुर ग्रामीण तथा डीडवाना कुचामन में बहती हुई सांबर झील में मिल जाती है। इस नदी के किनारे
लूणवा के जैन मंदिर जो कहाँ है, डिडोना कुचामन में स्थित है। अगली है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ी कोटपुतली बारोट से होता है। वही बाणगंगा नदी का उपनाम है अर्जुन की गंगा व रुंडित नदी। तो अर्जुन की गंगा व रुंडित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, बाणगंगा नदी को। यह नदी पहले यमुना नदी में मिलती थी, लेकिन अब आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती, इसलिए इसे रुंडित सरिता कहते हैं। और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, कोटपुतली, जयपुर व दौसा, भरतपुर। तो इस जगह यहाँ ये प्रवाहित होती है। इसको आप चित्र माध्यम से देख सकते हैं कि बोराट की पहाड़ी कोटपुतली बारोट से निकलती है, जयपुर, दौसा व भरतपुर में बहती है। वह इसमें अजान बांध भरतपुर में स्थित है, और जयपुर के अंदर जम्बोरामगढ़ बांध स्थित है। आगे खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कुचामन से। वह ये खारी नदी अपना जल सांभर झील में लेके जाती है, और प्रवाह क्षेत्र इसका कुचामन व जयपुर। तो चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यह है सांभर झील। तो एक तरफ से आती है खंडेला नदी, इधर से खारी नदी, इधर से मेथा और इधर से रूपनगढ़, और ये चारों नदियाँ अपना जल लाकर सांभर झील में लेकर जाती है। अगली है कांकड़ नदी। तो इसके बाद में याद रखना कि इसका उद्गम भरतपुर से होता है। और राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुल जलग्रहण एक क्षेत्र में पानी की मात्रा को जलग्रहण कहते हैं, और कुल प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र एक नदी का तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। जिसमें राजस्थान में जिसकी नदियाँ हैं उसमें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में कुल जलग्रहण 53.13% है, और कुल प्रवाह क्षेत्र 24 या 23% है। अरब सागर के अंदर कुल जलग्रहण 35.11% है, और कुल प्रवाह क्षेत्र 16 से 17% है। और आंतरिक अपवाह तंत्र का 11.76% कुल जलग्रहण क्षेत्र का है, और 60% कुल प्रवाह क्षेत्र का है। जिसमें से देखिए, चंबल नदी का 20.9% कुल प्रवाह क्षेत्र चंबल नदी का है। लूनी नदी का 10.4, माही का 4.8, साबरमती का 1 और बनास नदी का 0.90% है। और जलग्रहण सबसे ज़्यादा बनास नदी का है, जिसमें 27.50% है बनास नदी का। दूसरे नंबर पर लूनी 20.12, तीसरे पर चंबल 17.15 और चौथे पर माही 0.46। अब कुछ संभागों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले बीकानेर संभाग, केवल आंतरिक अपवाह तंत्र। जोधपुर संभाग आंतरिक या अरब सागर प्लस अरब सागर। पाली संभाग जोह संभाग नहीं रहा, ये केवल अरब सागर। उदयपुर संभाग अरब सागर प्लस बंगाल खाड़ी। अजमेर संभाग अरब सागर प्लस बंगाल खाड़ी प्लस आंतरिक अपवाह, मतलब तीनों प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। सीकर संभाग, ये संभाग भी अब नहीं है, केवल ये आंतरिक प्रवाह का था, तो अभी जयपुर में आ गया। कोटा संभाग केवल बंगाल की खाड़ी की। भरतपुर संभाग में केवल आंतरिक और बंगाल खाड़ी की। बांसवाड़ा संभाग, ये संभाग में अब नहीं रहा, केवल अरब सागर की नदियाँ थी इसमें। और जयपुर संभाग में आंतरिक और बंगाल खाड़ी दोनों प्रकार की नदियाँ हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।